स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस है और आज का दिन बरसों से सूखे और बदहाली की मार झेल रहे बुंदेलखंड के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया। जब 13 साल से अटकी हुई केन बेतवा लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यूपी और एमपी सरकार के बीच ऐतिहासिक समझौता हो गया। बरसों से पानी की किल्लत से जूझ रहे बुंदेलखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन था, जब देश के इस सबसे सूखाग्रस्त इलाके की प्यास बुझाने के लिए यूपी की योगी सरकार और एमपी की शिवराज सरकार केन बेतवा लिंक परियोजना को शुरू करने के लिए राजी हो गए। ये परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने का पहला राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट होगा, जिसमें मध्य प्रदेश की केन और बेतवा नदियों की धाराओं को जोड़ा जाएगा। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके तहत एमपी में बेतवा नदी पर टोढ़न गांव में बांध बनाया जाएगा, जिसे 220 किलोमीटर लंबी नहर से बरुआ सागर झील भेजा जाएगा, जिससे पानी 220 किलोमीटर लंबी नहर से झांसी के बरुआ सागर झील भेजा जाएगा। 2650 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी एमपी को मिलेगा, जबकि यूपी को 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। इससे एमपी के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर में सिंचाई होगी, जबकि यूपी के झांसी, महोबा, बांदा में सिंचाई की समस्या हल होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 45,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि 50-50% खर्च यूपी और एमपी उठाएंगे। मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम देश में नदियों को जोड़ने वाले ऐतिहासिक फैसले के क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि भारत सरकार का यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखकर राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना की थी। इस परियोजना का खाका साल 2008 में तैयार हुआ था, लेकिन कई मंजूरियां नहीं मिलने से प्रोजेक्ट अटक गया। बाद में साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया, जिसके बाद 2016 में मोदी सरकार में परियोजना का काम शुरू हुआ। लेकिन 2017 में यूपी और एमपी में पानी बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, जिसे सुलझाने के बाद अब केन बेतवा लिंक परियोजना के पूरा होने का रास्ता साफ हो गया है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के समझौते के मौके पर पीएम मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत करते हुए देश में जल संकट को दूर करने के लिए पानी बचाने और उसकी बर्बादी रोकने के लिए जनता से अभी से जुट जाने की अपील भी की। पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर समझौते को पीएम मोदी ने बुंदेलखंड की भाग्य रेखा पर हस्ताक्षर बताते हुए कहा, ये परियोजना दोनों राज्यों की सरकारों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे आने वाले दिनों में बरसों से पानी की किल्लत से जूझ रहे बुंदेलखंड की जनता को पानी के लिए अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 30,535 नए मामले आए हैं। 24 घंटों में दिल्ली में 823 नए केस आए हैं। उधर यूपी में 24 घंटे में आए 542 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 के पार पहुंच गई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कहा कि बचाव उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाए रखा जाए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन और टेस्टिंग का काम पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश भी दिए। तो कब देश और यूपी में पहला मरीज मिला, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम बताते हैं। 30 जनवरी 2020 को कोरोना का देश में पहला केस सामने आया था।
चीन से लौटी केरल की एक छात्रा कोविड पॉजिटिव मिली थी। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी में पहला कोरोना मरीज 6 मार्च में आगरा में मिला था और 22 मार्च 2020 तक यूपी में कोरोना के 11 मरीज थे, जबकि 24 अप्रैल 2020 तक यूपी में 1621 कोविड मरीज हो गए थे। अब 2020 में यूपी में कोरोना ने कैसे कहर बरपाया ये हम आपको बताते हैं। 1 अप्रैल 2020 को प्रदेश में मौत हुई थी। 11 सितंबर 2020 को कोरोना पीक पर था और 7103 मरीज थे। 17 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा 68,235 एक्टिव केस थे। मंत्री कमल रानी वरुण चेतन चौहान का कोरोना से निधन हुआ था। सबसे ज्यादा 81,000 मरीज कोरोना में लखनऊ में मिले थे। सबसे कम 1,318 मरीज हाथरस में मिले थे। सबसे ज्यादा मौतें 1,186 लखनऊ में हुई थी। सबसे कम 6 मौत कासगंज में हुई थी। उधर मेरठ में भाजपा के चर्चित नेता विनीत शारदा ने कहा है कि देश को एक बार फिर विभाजन जैसे हालात से बचाने के लिए बहुसंख्यक समाज को हम दो हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर हम दो और हमारे 5 के सिद्धांत पर अमल करना चाहिए। विनीत शारदा आज वैश्य समाज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने ये बात कही। भाजपा नेता विनीत शारदा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से देश में कॉमन सिविल कोड लाने की भी मांग की और कहा कि सरकार को हर धर्म और संप्रदाय के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए। अपने हम दो हमारे एक के सिद्धांत को खत्म कर दो। सरकार से निवेदन करता हूं, या जो परिवार योजना दो, सोचे व्यवहार खत्म कर दे सरकार। उनके भी दो हमारे भी दो, उनके भी 3 हमारे भी 3। नहीं तो मैं समाज हिंदू समाज से मांग करता हूं और हमेशा करता रहूंगा जब तक जिंदा हूं कि हम दो हमारे दो के सिद्धांत को खत्म करो, हम दो हमारे 5 के सिद्धांत को अपनाओ। हम दो उधर यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपी में प्ले स्कूल खोलने को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार अब प्री प्राइमरी कक्षाओं वाले स्कूलों को चलाने की परमिशन तभी देगी जब तमाम मानक जो हैं वो पूरे होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग तय करेगा कि प्री प्राइमरी स्कूलों की मान्यता उनको देनी है या नहीं देनी है। सरकार इसके लिए बाकायदा मान्यता प्राप्त करने होंगे। इसके लिए सरकार मान्यता के नियम तय करने जा रही है। यूपी सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में 1,80,000 सरकारी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। और यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियों ने इसके साथ ही मिशन 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी पृष्ठभूमि बनाने की तैयारी कर ली है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से अप्रैल महीने में वाराणसी दौरे पर आ सकती हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लेंगी। इस दौरान वो किसानों से संवाद भी करेंगी। उधर प्रयागराज में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। अतीक अहमद और पर कानूनी शिकंजा कसने वाला है। प्रयागराज पुलिस अतीक के खिलाफ 5 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। डबल मर्डर समेत बीएसपी विधायक राजूपाल मर्डर केस के गवाह को फंसाने के मामले में 1-2 दिन में चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। चार्जशीट की कॉपी सीओ ऑफिस भेजी गई। तो माफिया अतीक पर अब और भी ज्यादा शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। उसकी मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 1-2 दिन में बाहुबली अतीक पर और भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी और चार्जशीट की कॉपी फिलहाल सीओ ऑफिस भेज दी गई है। पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। हम आपको अलग अलग जगह से आई 3 तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्रवाइयों का दौर जारी है। मेरठ, बाराबंकी और रायबरेली से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अवैध शराब पर नकेल कसी जा रही है और अवैध शराब पर कार्रवाई की जा रही है। मेरठ की अगर बात कर लें तो मेरठ के हस्तिनापुर खादर क्षेत्र में पुलिस ने हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट की है। पकड़ जाओ बस।
तो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यानी देखिए शहर चाहे कोई भी हो, लेकिन तस्वीरें अब अमूमन एक जैसी सामने आ रही हैं, जो कि पंचायत चुनाव है। और पंचायत चुनाव में अवैध शराब का जो काला खेल खेला जाता है, जिसकी वजह से कई जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं, उससे ध्यान में रखते हुए अब ये कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो बाराबंकी की है, जहां लगभग 35 लाख रुपए कीमत की 900 पेटी शराब बरामद हुई है। पकड़ी गई अवैध शराब हरियाणा ब्रांच की है। तो ये तमाम जगहों पर कार्रवाइयों का दौर जारी है और पुलिस सजगता के साथ कार्रवाई कर रही है। नष्ट किए जा रहे हैं अवैध शराब की जो भट्टियां हैं, उनको नष्ट की जा रही है। साथ ही साथ बड़ी खेप भी पकड़ी जा रही है। उधर कौशाम्बी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने फर्जी ट्वीट कर दिया। युवक ने ट्वीट में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों के बीमार होने की खबर फैला दी। फर्जी ट्वीट पर जैसे ही पुलिस महकमे की नजर पड़ी तो अफसरों के तो पसीने छूट गए। ट्वीट का संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह और सीओ सदर डॉक्टर केजी सिंह फोर्स के साथ संबंधित अस्पताल पहुंच गए। अचानक पुलिस के बड़े अफसरों के साथ भारी संख्या में फोर्स के पहुंचते ही अस्पताल के जिम्मेदार भी हैरान हो गए। एएसपी और सीओ ने बीमारों तीमारदारों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वो शराब पीने के बाद बीमार नहीं हुए। इसके बाद चिकित्सकों से भी बात की। इतना ही नहीं, सभी बीमारों की जांच रिपोर्ट भी देखी। अफसरों को कोई भी व्यक्ति जहरीली शराब पीने के बाद बीमार होने वाला नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। हालांकि आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है। कहां से विचार आया? और अब अगली खबर बरेली से, जहां एक अस्पताल में उस वक्त बवाल हो गया जब नगर निगम की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर अस्पताल को ढहाने जा पहुंची, जिसके बाद अस्पताल के स्टाफ और नगर निगम की टीम के साथ आई फोर्स के बीच धक्का मुक्की और मारपीट हो गई। वहीं इस घटना की खबर मिलते ही भाजपा विधायक डॉक्टर अरुण कुमार भी मौके पर पहुंचकर नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करने लगे। इस दौरान मौके पर भारी हंगामा हो गया और देखते ही देखते वहां पर बड़ी संख्या में डॉक्टर जुट गए। वहीं इस मामले पर नगर निगम का कहना है कि धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल को ये जमीन 99 साल के लिए लीज पर दी गई थी। बाद में जमीन की लीज निरस्त कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन जमीन खाली नहीं कर रहा है। जो धर्मदत्त सिटी अस्पताल के मालिक हैं, इनका फ़ोन मेरे पास आया। बोले नगर निगम अवैध तरीके से मेरे अस्पताल पे सील कर रही है, कब्जा कर रही है और इसके अंदर मुझको आईएमए की मदद चाहिए। मेरा कोर्ट में केस अभी चल रहा है और उसके अंदर मैं जीतता जा रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट में भी है और उनके आदेश के बावजूद मेरे पास नगर निगम कार्रवाई कर रही है। इसके अंदर आईएमए की मुझे मदद चाहिए। तो हम आईएमए के लगभग 100 लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, जब हमें पता चला कि यहाँ पे नगर निगम की टीम आई है और हम लगातार उनसे वार्तालाप में हैं कि आदेश कोई हो तो उस आदेश अनुसार कार्य हो और कानून के अंतर्गत हो कार्य। आईएमए कानून के साथ में है कि जो कानून के अंतर्गत कार्यवाही हो वही हो, अनुचित कार्यवाही कोई भी नहीं हो। बात करेंगे वाराणसी की, जहां आज अभिषेक सिंह नाम के एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीम ने उसका घर ढा दिया। वाराणसी के खजूरी इलाके में अपराधी अभिषेक सिंह का घर बेहद तंग गलियों में है, जहां पहुंचने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कार्रवाई के दौरान मौके पर 3 थानों की फोर्स और अधिकारी मौजूद रहे, जिसके बाद मजदूरों ने हथौड़ों से अभिषेक सिंह उर्फ हनी के घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। और अब खबर बांदा से है, जहां 1.5 दर्जन बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराकर उनके परिवार से मिलाया गया। दरअसल ये सभी मजदूर बांदा के बिसंदा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो महाराष्ट्र के पुणे में फंसे हुए थे। इन मजदूरों को बंधक बनाकर मजदूरी कराई जा रही थी, जिस पर पीड़ितों ने परिवार को सूचना दी थी, जिसके बाद वहां पहुंची यूपी पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई कर इन सभी को मुक्त करा लिया। और एटा में पुलिस का एक कारनामा सामने आया है, जहां ढाबे पर खाने का पैसा मांगने पर पुलिस वालों ने ढाबा संचालक समेत 10 लोगों को फर्जी मामले में जेल भिजवा दिया। पुलिस ने इस मामले में फर्जी मुठभेड़ दिखाते हुए पीड़ितों के पास से अवैध तमंचा, नशीला पदार्थ और कारतूस की बरामदगी दिखा दी और 10 लोगों को जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को उठाया था, लेकिन एक शख्स का आरोप है कि उससे 1 लाख रुपए लेकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया, जबकि बाकी लोगों पर फर्जी मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस मामले में एडिशन एसपी ने कहा है कि दोषी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच के बाद उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और उसकी बहुत ही गहनता से जांच की जा रही है, जिसमें कि पूर्व से ही नामजद थाना अध्यक्ष जो हैं हमारे इंद्रेश पाल सिंह जी, इनके खिलाफ और 2 सिपाही हैं शैलेंद्र और संतोष,
इनके खिलाफ झूठे तरीके से गांजा और कारतूस, कट्टे और अल्कोहल लगाकर 10 लोगों को 10 अज्ञात लोगों को जो आपस में जिनका कोई संबंध नहीं है, कोई बिहार का है, कोई अलग अलग गांव के हैं, सबको इकट्ठा पुलिस द्वारा ऐसा बताया गया है उस शिकायती प्रार्थना पत्र में कि उनको जेल भेज दिया गया है। उधर झांसी के रक्सा थाने क्षेत्र के शिवपुरी रोड पर स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में लगभग 10 से 11 छात्र छात्राएं घायल हो गए। घायल बच्चों की उम्र लगभग 5 से 8 साल है। सभी को झांसी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इलाज चल रहा है। हालांकि बच्चों को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। देखिए, देश भर में जहां सिर्फ एक दिन के लिए होली का त्योहार मनाया जाता है, तो वहीं ब्रज भूमि के हर मंदिर और गांव में 40 दिनों तक होली का ये उत्सव चलता है। कान्हा की नगरी में होली का उल्लास शुरू हो गया है। राधा रानी की नगरी बरसाना में लठमार होली से पहले आज लड्डूमार होली खेली जा रही है। नंदगांव में होली का निमंत्रण देने के बाद जब गोपी स्वरूप सखी वापस श्रीजी मंदिर पहुंची तो आमंत्रण स्वीकार होने की खुशी में श्री राधा रानी की ओर से मंदिर में सेवायतों और श्रद्धालुओं की ओर से लड्डुओं की बौछार की गई। ब्रिज की होली को देखने और आस्था के रंगों में सराबोर होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां डेरा डाले हुए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा में, यानी पूरे ब्रिज क्षेत्र में 40 दिनों तक होली का ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस होली में शिरकत करने के लिए, इस होली का गवाह और साक्षी बनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और इसी के साथ सुनो यूपी में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, सुबह आपकी।